एवरीवन, मैं आकांक्षा सिंह आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ हमारे पैकेजेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम फिर से बात करेंगे करंट अफेयर्स 11 अक्टूबर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो हम आज वो डिस्कस करेंगे। पहले कुछ MCQs लेंगे, फिर Which sport won India the most gold medal at the 2023 एशियन गेम्स। अभी पता है 2023 एशियन गेम्स जस्ट खत्म हुए हैं। कब से कब इवेंट रहा था, चीज़ें कुछ डिस्कस कर लेते हैं। हम लोग बात करते हैं इवेंट कब से रहा था हमारा। 23 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर तक। 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक ये इवेंट चला है। इंडिया की बात करूँ तो इंडिया ने टोटल 107, इंडिया के पास टोटल कितने मेडल है अभी 107 मेडल्स हैं। अगर हम बात करें एशियन गेम्स की, तो इस बार एशियन गेम का इंडिया का टारगेट क्या था। इस बार हमें टारगेट यही था, देखो इस बार 100 पार, ये इंडिया का इस बार का लक्ष्य था, इस बार का टारगेट था इस बार 100 पार, और 100 पार कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि फाइनल डे तक 107 मेडल्स इंडिया के खाते में आ चुका है। आगे डिस्कस करते हैं हम लोग। 107 मेडल आ गया है, तो इसके अंदर क्या है 28 तो क्या है आपके पास गोल्ड है, यानी कि स्वर्ण। साथ ही साथ 38 क्या है आपके पास रजत, यानी कि सिल्वर है, मेडल्स है। और हम बात करें तो 41 क्या है आपके पास ब्रॉन्ज। ओके, 41 मेडल्स क्या है आपके पास ब्रॉन्ज, यानी कि कांस्य मेडल है हमारे पास 41। हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सबसे ज़्यादा मेडल्स किस में लेकर आए हैं, कौन से फील्ड में लेकर आए। आपका आंसर क्या बनेगा, शूटिंग के अंदर सबसे ज़्यादा गोल्ड्स आए हैं। कितने गोल्ड आए हैं आपके शूटिंग के अंदर, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। टोटल कितने गोल्ड आए हैं शूटिंग के अंदर, आपका आंसर क्या बनेगा 7 गोल्ड। ओके, 7 गोल्ड जीते हैं इंडिया ने किसके अंदर, शूटिंग के अंदर। और अगर हम बात करें कि चलो इंडिया कौन से नंबर पे है, कंट्रीज़ का रैंक भी आपसे पूछा जाता है कि कौन सी कंट्री किस रैंक पे है। तो सबसे पहले बात करूँ तो टॉप पे कौन है, चाइना फर्स्ट रैंक पे है। टोटल इसके पास मेडल्स कितने हैं 383 मेडल्स के साथ टॉप पे है। सेकंड बात करूँ तो जापान, इसके पास टोटल कितने मेडल्स हैं, इसके पास है 288 मेडल्स। कितने हैं 288 मेडल्स, और ये कौन से पोजीशन पे है, सेकंड रैंक पे। थर्ड पे कौन है तो साउथ कोरिया किस पे है, थर्ड पोजीशन पे है, और इसके पास टोटल कितने मेडल्स है 190। फिर फोर्थ नंबर पे आता है हमारा इंडिया की रैंक कौन सी है, ओवरऑल रैंक कितनी है, फोर्थ रैंक है। ओवरऑल रैंक कितनी है फोर्थ, और इंडिया के पास कितना है 107 मेडल। टोटल कितने पदक हैं हमारे भारत के पास 107 पदक। सबसे ज़्यादा किस में है, शूटिंग के अंदर। शूटिंग में कितने गोल्ड लेकर आई है 7 गोल्ड। नेक्स्ट, द इनॉग्रल एडिशन ऑफ द वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म। जो एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि महिला, एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है कि खुद का बिजनेस, खुद का छोटा से छोटा भी कोई भी बिजनेस, खुद का बिजनेस स्टार्ट करना। एंटरप्रेन्योर मतलब आप अपना कुछ स्टार्ट कर रहे हो, मे बी आप अपने अगर चाय की थड़ी स्टार्ट कर रहे हो तो वो भी एक तरीके से छोटा सा एंटरप्रेन्योरशिप माना जाएगा। प्लेटफॉर्म नीति आयोग का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, नीति आयोग की इस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या है, पहले ये प्लानिंग कमीशन था, पता है ना, प्लानिंग कमीशन था। फिर 2015 में इसका नाम चेंज कर दिया गया, और अब ये किस नाम से जाना जाता है, नीति आयोग। ओके, किस नाम से जाना जाता है, नीति आयोग। ओके, वर्कशॉप सीरीज ऑन इनेबलिंग वुमेन लेड डेवलपमेंट, किस चीज़ पे बेस्ड है ये चीज़, ठीक है। ये जो इवेंट रहा है ये किस चीज़ पे बेस्ड रहा है, वुमेन लेड डेवलपमेंट, यानी महिलाओं की डेवलपमेंट के ऊपर बेस्ड रहा है। थ्रू द एंटरप्रेन्योरशिप वाज ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट। आपसे पूछा जा रहा है ये जो इवेंट है ये कौन से स्टेट में रहा है, यानी कि ये जो इवेंट रहा है ये कौन से राज्य में रहा है। ओके, हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक। बात करते हैं हम लोग पहले इस इवेंट के बारे में। तो ये जो इवेंट है ये ज्वाइंट इवेंट रहा था, किनका, ये क्या है, कोई भी इवेंट होता है 2-4 जने मिलके इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, अच्छा सा इवेंट होता है, तो वैसे ही ज्वाइंट इवेंट रहा था किसका, नीति आयोग प्लस मीन्स और किसका, CSIR का, और हम बात करें तो और किसका था,
NIO यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी, इन तीनों का जॉइंट इवेंट रहा था। इसमें प्रमोद सावंत इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, यानी कि इन्होंने लेड किया था इवेंट को। जो मेन हेड होते हैं, इनॉग्रल जो इवेंट रहा था उनको हेड लीड किन्होंने किया था, तो प्रमोद सावंत जी ने। इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि आंसर क्या होने वाला है। ओके, चीफ मिनिस्टर है बताना, ये चीफ मिनिस्टर कहाँ के हैं। ओके, वही आपका आंसर बनेगा, आप चेक कर लेना। आंसर आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन के अंदर। प्रमोद सावंत आपके सीएम हैं। ओके, इसमें 500 से ज़्यादा 500+ वुमेन्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। ये जो इवेंट है इसके अंदर 500 से ज़्यादा महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया था। इवेंट पूरा किस पे फोकस्ड है? वुमेन के ऊपर। ओके, वुमेन के ऊपर, वुमेन की पार्टिसिपेशन किस में? नए बिजनेस में, नए जो भी बिजनेस हो रहे हैं उसके अंदर, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए ये इवेंट है। उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए, उनके भी वो क्या रोल है, उन सारे रोल्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए ये इवेंट रखा गया था। ओके, किन किन का जॉइंट इवेंट है? नीति आयोग का, CSIR का और NIO का जॉइंट इवेंट रहा है। ओके, नेक्स्ट, हु इज द चीफ गेस्ट ऑफ द 49th AIPSC? अगर हम बात करें AIPSC तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस। ओके, ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस, ये आपका फुल फॉर्म बन जाता है किसका? AIPSC का। तो इसकी कौन सी मीटिंग रही थी इस बार? ठीक है, इसका कौन सा संस्करण रहा था? आपका रहा था 49 संस्करण। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि ये इसके चीफ गेस्ट कौन है? ठीक है, चीफ गेस्ट कौन है ये आपसे पूछा जा रहा है। अगर ये बात करें तो ये इवेंट कहाँ रहा था? ये इवेंट रहा था आपका फॉरेस्ट रिसर्च, ओके, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। और ये इंस्टीट्यूट कहाँ है? देहरादून, उत्तराखंड के अंदर। ओके, देहरादून उत्तराखंड में ये इवेंट रहा था। देहरादून उत्तराखंड में अगर हम बात करें तो इस इवेंट के अंदर टोटल 4000 पुलिस पार्टिसिपेंट्स थे। कितने? 4000 पुलिस मैन या पुलिस ऑफिसर्स हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और हम बात करें इसके चीफ गेस्ट कौन थे, तो अमित शाह। कौन है हमारे चीफ होम मिनिस्टर? अमित शाह होम मिनिस्टर। अगर मैं बात करूं उत्तराखंड की, देहरादून उत्तराखंड की, तो ये पुष्कर सिंह धामी, ये कौन बन जाएंगे वहाँ के? चीफ मिनिस्टर। इन्होंने भी ये इवेंट अटेंड किया है। आपके अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि अमित शाह ने किनके साथ मिलकर ये इवेंट अटेंड किया है, आपका आंसर क्या बनेगा? पुष्कर सिंह धामी के साथ। और ये किनकी ज्वाइंट ऑपरेशन रही है? तो ब्यूरो ऑफ पुलिस। ठीक है, ब्यूरो ऑफ पुलिस ने भी ज्वाइन किया है, ऑर्गेनाइज किया है इस इवेंट को, उन्होंने मिलकर इस इवेंट को चलाया है। ओके, नेक्स्ट है, हु वॉन द 2023 नोबेल प्राइज इन फिजिक्स? नोबेल प्राइज जो फिजिक्स में मिला है वो इनमें से किन्होंने जीता है? सिंपल सा है आपके। अगर हम डायरेक्ट ऑप्शन के थ्रू जाएं, अगर आपको टोटल ट्रिक्स देखना है इसके, आपको इसी चैनल पे सारे ट्रिक्स मिल जाएंगे कि कैसे लर्न करना है। ओके, अलग अलग जिनको भी मिला है अलग अलग फील्ड में, अगर आपको पता है तो नोबेल प्राइज है वो 6 फील्ड में मिलता है। कौन कौन सा है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, या फिर अगर हम बात करें तो मेडिसिन की, उसमें 4th है हमारे पास पीस, 5th लिटरेचर, ओके, एंड 6th इकोनॉमी। इन सारे अलग अलग फील्ड्स में क्या दिया जाता है। इस बार टोटल 11 लोगों को नोबेल प्राइज़ दिया गया है। टोटल कितने रिसेप्टेंट्स हैं नोबेल प्राइज़ की? तो इस बार टोटल 11 लोगों को मिला गया है। अगर मैं बात करूँ जॉन फॉसी की, तो इनको किस में मिला है? इनको मिला है लिटरेचर में। ओके, इनको दिया गया है किस में? लिटरेचर में। अगर हम बात करें कैटेलिन कराइको एंड्रयू वेसिमन, इनको किस में मिला है? इनको मिला है फील्ड ऑफ मेडिसिन के अंदर। मेडिसिन और फिजियोलॉजी की बात करें तो उसमें इनको मिला है। नेक्स्ट हम बात करें कि
मोंगी जी या वेवेंडी लुइस इब्रूस एंड एलेक्सी, इनको किस में मिला है? तो इनको मिला है केमिस्ट्री के अंदर। ओके, केमिस्ट्री के अंदर इन्हें मिला है। फाइनली हमारा आंसर, क्वेश्चन क्या पूछा गया है? फिजिक्स में किनको दिया गया है? फिजिक्स में, तो फिजिक्स में आपके पेरी अगोस्टिन, फेरेंस और एनी ली ह्यूलर। Who will inaugurate the 10th edition of the Vibrant गुजरात समिट? जो कि देखो क्या क्वेश्चन है हमारा कि जो वाइब्रेंट गुजरात समिट है, कौन सा समिट? वाइब्रेंट गुजरात समिट, जनवरी 10, ठीक है, 10 जनवरी 2024 को इसका इनॉग्रेशन होगा, इस इवेंट का इनॉग्रेशन होगा। वो कौन करेंगे? आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कौन करेंगे। तो सबसे पहली बात, ये इवेंट रहेगा कहाँ पे? तो ये इवेंट रहेगा आपका महात्मा मंदिर। ओके, महात्मा मंदिर कहाँ पे? गांधीनगर गुजरात के अंदर। इवेंट कहाँ रहेगा? महात्मा मंदिर, गांधीनगर गुजरात। सीएम कौन है गुजरात के? भूपेंद्र भाई पटेल। सीएम कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। इन्होंने अनाउंस किया है कि इवेंट के चीफ गेस्ट कौन रहेंगे, ठीक है, यानी कि इवेंट इनॉग्रेट कौन करेंगे, ठीक है, इनॉग्रेट कौन करेंगे। आपका आंसर क्या बनेगा? नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड कॉटन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट ईच ईयर? देखो वर्ल्ड कॉटन डे की बात करें तो कॉटन कितना इंपॉर्टेंट है किन दो चीज़ों के लिए? फार्म के लिए, साथ ही साथ फैशन के लिए। यही इस बार का थीम है कि फार्म और फैशन दोनों में सस्टेनेबल बनाना है। क्या बनाना है? सस्टेनेबल बनाना है। यही इस बार का थीम है कि फार्म और फैशन दोनों में क्या होना चाहिए? कॉटन सस्टेनेबल होना चाहिए, यानी हर किसी को मिल जाए, रीचेबल होना चाहिए, हर कोई ले सके इसको, जिसको चाहिए आप यूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो जाए। आपका बेसिक सिंपल सा क्वेश्चन है कि वर्ल्ड कॉटन डे कब मनाया जाता है? तो अक्टूबर 7 को मनाया जाता है। अगर छोटी सी कहानी जानो तो 3 किसान थे साउथ अफ्रीका के, उन्होंने WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ओके, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे जाके कहा था कि एक ऐसा स्पेशल डे होना चाहिए जिस दिन हम कॉटन की रिकॉग्निशन पे बात करें, उसकी इम्पोर्टेंस पे बात करें। इसलिए अक्टूबर 7 को वर्ल्ड कॉटन डे सेलिब्रेट करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द RBI's इन्फ्लेशन टारगेट इज? RBI का इन्फ्लेशन टारगेट क्या है? इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? अगर मैं बात करूँ तो इन्फ्लेशन क्या होता है? महंगाई, कितनी महंगाई है। ओके, कुछ चीज़ें जान लो, जैसे कि RBI, अगर हम RBI की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1935 में। फाउंडेशन कब हुआ था? 1935 में। फिर 1935 से लेके 1937 तक इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? कोलकाता। ओके, कोलकाता। ये पूछा जाता है कभी कभी क्वेश्चन कि स्टार्टिंग में RBI का जो हेडक्वार्टर था यानी मुख्यालय कहाँ पे था? तो आपका आंसर बनेगा कोलकाता। फिर 1937 के बाद इसका हेडक्वार्टर चेंज करके कहाँ कर दिया गया? मुंबई। ओके, 1937 के बाद चेंज करके मुंबई कर दिया गया। अब हम बात करें तो उसके पहले जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था 1935 में, जब RBI हमें मिला था, तब ये एक नेशनलाइज्ड कंपनी नहीं थी, मीन्स इसका राष्ट्रीयकरण नहीं हो चुका था। इसको राष्ट्रीयकरण कब किया गया इस RBI का? 1949 में। मीन्स जो RBI जो कंपनी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है जो हमारा, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक, इसकी पूरी स्टेक गवर्नमेंट के पास नहीं थी। अब सोचो कंट्री का जो मेन बैंक है उसका ही जो कंट्रोल है वो आपकी गवर्नमेंट के पास नहीं है, तो अच्छी बात नहीं है, हमारे कंट्री के लिए अच्छी बात नहीं है। इसलिए 1949 में यानी कि 1949 में राष्ट्रीयकरण किया गया किसका? RBI का। कहानी समझ में आ रही है? 1935 में इसकी फाउंडेशन हुई, 1937 तक इसका हेडक्वार्टर कोलकाता था। आपको पता हो तो पहले कोलकाता ही मुख्य बिंदु हुआ करता था हमारा, उसके बाद उसको दिल्ली, मुंबई ऐसे किया गया, ठीक है। तो 1937 तक तो इसका हेडक्वार्टर कोलकाता था, फिर उसको मुंबई कर दिया गया। 1949 से पहले ये क्या था? नेशनलाइज्ड कंपनी नहीं थी, यानी कि एक तरीके से प्राइवेट कंपनी थी। बहुत सारे लोगों का स्टेक था इसके अंदर, बहुत सारे लोगों का मीन्स हिस्सा था। फिर 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और फिर ये तो टोटल तरीके से यानी पूरी तरीके से ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में ये बैंक आ गई। डन। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और बात करूँ तो जैसे कि 2021 में क्या आया था? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी।
सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, यानी कि जो गवर्नमेंट है उन्होंने, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होती है, ठीक है, उन्होंने आरबीआई ने क्या लॉन्च किया, एक सीबीडीसी यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च किया। इसका मेन मुख्य बात क्या है कि ये ब्लैक मनी जैसी चीज़ों को एलिमिनेट करेगा हमारे कंट्री से। ओके, अगर हम बात करें हमारे आरबीआई की, तो आरबीआई के फिलहाल गवर्नर कौन है? ओके, आरबीआई की गवर्नर कौन है? आरबीआई की गवर्नर है हमारे शक्ति कांता दास, ठीक है। शक्तिकांत दास कौन है? आरबीआई के गवर्नर है। आरबीआई में एक गवर्नर होते हैं और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। डिप्टी गवर्नर कौन है? एक काम करना, सबसे लेटेस्ट कौन से डिप्टी गवर्नर अभी है ना अपॉइंट हुए हैं, उनका नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ओके, एक और चीज़, जो इंडिया की जो करेंसी होती है, ओके, यानी कि नोट की बात करें हम लोग, किसकी? नोट की बात करें हम लोग, जो रुपया होता है, ऐसे नोट होते हैं ना, उसकी बात करें, सब पे सिग्नेचर किसका होता है? आरबीआई की गवर्नर का होता है। सिर्फ जो एक नोट होता है जिसके ऊपर क्या होता है? प्रेसिडेंट का सिग्नेचर होता है, वो कौन सा नोट होता है? बताओगे आप लोग मुझे। अब क्या है, हमारा इन्फ्लेशन की बात हो रही है। इन्फ्लेशन, अब देखो इन्फ्लेशन क्या होता है, यानी महंगाई। तो किस बीच में इंडियन गवर्नमेंट चाहती है, यानी कि आरबीआई चाहता है कि हमारा इन्फ्लेशन रहे, तो फिर हम देश को सुचारू रूप से चला सकते हैं। आपका आंसर क्या बनेगा? 2 से 6। पर्टिकुलर जो टारगेट होता है वो क्या होता है? 4%। ये सबसे आइडल सिचुएशन है किसी भी इन्फ्लेशन का, यानी महंगाई का सबसे आइडल सिचुएशन क्या है? 4%। 2 से 6% के बीच में रहता है तो ठीक है। 6 से मीन्स 4 है तो सही चल रहा है, चीज़ों की दाम वगैरह सब कुछ, टेक इनटेक सब कुछ बराबर चल रहा है। 2 मीन्स भाव गिर गया, प्राइस मीन्स आपके पास बहुत सारा सामान है पर डिमांड नहीं है, फिर डिमांड है आपके पास पर आपके पास सामान नहीं है, होता है ना, ऐसी चीज़ें इंटरडिपेंडेंट होती है जिसकी वजह से महंगाई बढ़ती है। आंसर क्या बनेगा? 4%। आंसर नहीं है, 4% आइडल सिचुएशन है, ये सबसे बेस्ट सिचुएशन होती है, पर जो आरबीआई है मैनेज करके रखती है 2 से 6% के बीच में। ओके, 2 से 4% के बीच में इसको मैनेज करके रखती है। ओके, विच स्टेट हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड इट्स 3 न्यू डिस्ट्रिक्ट? कौन से स्टेट ने अभी 3 नए डिस्ट्रिक्ट्स बताए हैं कि नए 3 डिस्ट्रिक्ट्स बनाए? अगर बात करें तो हम सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट कहाँ है? उत्तर प्रदेश के अंदर। ओके, सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट कहाँ है आपके? फर्स्ट नंबर पे कौन बनता है? उत्तर प्रदेश। ओके, और उत्तर प्रदेश में टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं? 75। नेक्स्ट, सेकंड नंबर की बात करूँ तो सेकंड कहाँ है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं आपके? 52, यानी कि टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट्स हो जाएंगे? 52। थर्ड बात करूँ तो कहाँ है? तमिलनाडु के अंदर। तमिलनाडु में कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे पास? 38। बिहार की बात करूँ तो बिहार में टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं? अगेन 38। फिफ्थ नंबर पे बात करूँ तो राजस्थान आ गया है। ओके, राजस्थान आ गया है। राजस्थान में अब टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं? 36। इससे पहले उसने 19 और नए जिले बनाए थे। ओके, कितने? 19 और नए जिले बनाए थे, फिर 3 और जोड़ दिए, अब टोटल कितने हो गए हैं? 36 जिले हो गए हैं। कहाँ? राजस्थान के अंदर। ये हमने टॉप स्टेट्स देख लिए, कहाँ कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं। नेक्स्ट, अब कुछ डिटेल न्यूज़ पे जानते हैं, कुछ स्टैटिक्स न्यूज़ देखते हैं हम लोग। क्या है हमारा? गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस श्रेष्ठ स्कीम फॉर एससी स्टूडेंट। एससी यानी कि शेड्यूल कास्ट के बच्चों के लिए एक नया इनिशिएटिव लेकर आया गया है। क्या है? श्रेष्ठ स्कीम। और ऐसा नहीं है कि ये स्कीम जो है अभी लॉन्च किया गया, ठीक है, ये स्कीम थोड़ा पुराना है। अगर मैं बात करूँ तो ये स्कीम कब है? दिसंबर 21। ओके, दिसंबर 21 को ये इवेंट स्टार्ट किया गया था। ये क्या है? इन अ मूव टूवर्ड द प्रमोटिंग एजुकेशन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द शेड्यूल कास्ट इन इंडिया। किस लिए किया गया है ये इवेंट? किस लिए ऑर्गेनाइज किया गया है? जो शेड्यूल कास्ट के जो बच्चे हैं उनको सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, यानी कि उनका जो बेसिक रूट है उसको ऊपर करने के लिए। ये खास तौर से किन बच्चों के लिए होगा? जो कि इंटेलिजेंट बच्चे हैं, यानी कि जो मेरिटस बच्चे हैं, जिन्होंने अच्छे नंबर लेकर आए हैं। कब? ठीक है, 8th क्लास में, 10th क्लास में, मीन्स 8th में अच्छे नंबर लेकर आए हो तो 11th क्लास में 9th में आपकी एडमिशन कराई जाएगी। ओके, वहीं 10th में अच्छे नंबर लेकर आए हो तो आपकी 11th क्लास में
अच्छी जगह पे CBSE बोर्ड या फिर स्टेट बोर्ड, ऐसी जगह पे आपकी एडमिशन्स करवाए जाएंगे इस स्कीम के थ्रू। ओके, द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट हैज़ लॉन्च द स्कीम फॉर, फुल फॉर्म देख लो एक बार, श्रेष्ठ की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, क्या है? स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर अ स्टूडेंट इन हाई स्कूल्स इन टारगेटेड एरियाज। कौन सी एरियाज? टारगेटेड एरियाज। ये स्कीम बेसिकली उन जगह पे होगी जहाँ पे कि जो SC हैं, ठीक है, शेड्यूल कास्ट के जो स्टूडेंट्स हैं, यानी शेड्यूल कास्ट की जो पॉपुलेशन है वो मैक्सिमम है, यानी कि शेड्यूल कास्ट क्या कर रही है? डोमिनेट कर रही है। उन एरियाज़ में जहाँ पे शेड्यूल कास्ट की नंबर, जनसंख्या ज़्यादा है, उन जगहों पे ये चीज़ होगी। ठीक है, हमने क्या किया, बात कर लिया अभी तक कि दिसंबर 21 यानी कि 6 दिसंबर 21 को ये इवेंट पहली बार स्टार्ट किया गया था। सही से देख लो आप एक बार, कब रहा था? 6 दिसंबर 20। और यही मैं भी आपसे पूछूंगी कि 6 दिसंबर को ही इवेंट क्यों? ये ऐसे डेट इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर अभी डेट मैं आपको बता रही हूँ कब, 6 दिसंबर 2021 इस दिन ये इवेंट बनाया गया था। क्यों बनाया गया था अगर आप जानो तो? हमारे भीमराव अम्बेडकर, ठीक है, भीमराव अम्बेडकर, इनकी क्या थी? इनकी डेथ एनिवर्सरी थी, डेथ एनिवर्सरी थी। किस दिन? 6 दिसंबर को इनकी डेथ एनिवर्सरी आती है, इसलिए उस दिन ये स्कीम लॉन्च किया गया था। क्यों? क्योंकि खास करके शेड्यूल कास्ट लोगों के लिए फोकस्ड था ये स्कीम। आपको पता है इन्होंने शेड्यूल कास्ट के लिए कितना कुछ किया है। हमारे फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी किन्हें कहा जाता है? भीमराव अम्बेडकर को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपुरा बिकम 4th स्टेट टू इम्प्लीमेंट ई कैबिनेट सिस्टम। कौन सा स्टेट बन गया? ये 4th स्टेट बन गया है। 4th स्टेट यानी कि इसके पहले रहे होंगे, है ना, इसके पहले और भी स्टेट्स रहे होंगे, तो वो और स्टेट कौन कौन से हैं आपके, वो देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले कौन कौन से हैं हमारे? उत्तराखंड, ओके, कौन से रहे? उत्तराखंड, यूपी और अरुणाचल प्रदेश। ओके, अरुणाचल प्रदेश, ये जो 3 स्टेट्स हैं, उत्तराखंड, यूपी और अरुणाचल प्रदेश, इन्होंने इस चीज़ पे पहले काम कर चुके हैं। यानी कि ये देखो मेन क्या है? ई कैबिनेट सिस्टम बनाना। ई कैबिनेट सिस्टम बनाने का मतलब क्या होता है कि कार्बन एमिशन कम करना है, यानी कि पेपर का यूज़ कम करना है। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हमें डिजिटल करनी है, डिजिटल चीज़ें यूज़ करेंगे, पेपर कम यूज़ करेंगे, कार्बन की जो यूज़ करने की चीज़ अपने आप कार्बन एमिशन रिड्यूस हो जाएगा। तो उत्तराखंड क्या है? 4th स्टेट बन गया है। ओवरऑल इंडिया के अंदर क्या बन गया है? 4th बन गया है। और अगर बात करूं नॉर्थ ईस्ट की, नॉर्थ ईस्ट में कौन सा बन गया है? 2nd स्टेट बन गया है। यानी कि 1st स्टेट कौन सा है? अभी हमने बात किया अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश भी कहाँ है आपका? नॉर्थ ईस्ट के अंदर आता है, तो अरुणाचल प्रदेश। दिस वो पोजीशन त्रिपुरा हैज़ 4th इंडियन स्टेट एंड 2nd इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन। नॉर्थ ईस्ट रीजन में कौन सा बन गया है हमारा? दूसरा स्टेट बन गया है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, एशियन गेम 2023 मेडल। एशियन गेम 2023 मेडल के बारे में बात करते हैं। इंडिया कैंपेन एट द 19th एशियन गेम कहाँ रहा था? 19वां संस्करण इस बार कहाँ रहा था इस गेम का? हांगझाऊ में, ठीक है। और हांगझाऊ कहाँ है? इतनी बार हमने ये चीज़ डिस्कस कर लिया है, याद होना चाहिए अभी तक। कहाँ रहा है? चाइना के अंदर। हांगझाऊ कहाँ है? चाइना के अंदर। इस बार इंडिया ने टोटल 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज लेकर आई है। तो टोटल कितने? 107 मेडल। टोटल कितने मेडल्स हैं इंडिया के पास? 107 मेडल। दिस इज़ द बेस्ट एवर परफॉर्मेंस, यानी कि अब तक का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस इंडिया ने इस बार किया है। इस बार टोटल पार्टिसिपेंट्स कितने थे इंडिया की तरफ से? 655 एथलीट्स ने इस बार पार्टिसिपेट किया था। अगर ओवरऑल बात करूँ तो लगभग पूरे वर्ल्ड से 11,000 खिलाड़ियों ने इस बार पार्टिसिपेट किया है। ओके, टॉप पे कौन है? फर्स्ट पे कौन है? चाइना। सेकंड पे कौन है? जापान। थर्ड पे कौन है? साउथ कोरिया। और फोर्थ पे कौन है? हमारा प्यारा इंडिया, हमारा प्यारा भारत। फोर्थ पे क्या क्या मेडल्स रहे अभी हमने MCQ में डिस्कस किया था, आप वो स्लाइड से रिवाइज कर लेना। ओके, इस बार 100 पार का टारगेट था। ओके, इस बार 100 पार का टारगेट था। और 100 पार 13वें दिन की बात करूं अगर 13th डे की, तो 95, ठीक है, 95 मेडल हमें 13वें दिन तक मिल गया था, यानी सिर्फ एक दिन बाकी था। 14th डे फिर बाकी के 5 मेडल आए, यानी कि 4 तो
शूटिंग में आर्चरी में, ओके, आर्चरी होता है ना तीरंदाज, उसमें 4 मेडल आए, प्लस एक किस में आया, वुमेन कबड्डी टीम ने जीता, गोल्ड जीता, सब हो गया हमारे पास टोटल 100 मेडल। इसके साथ ही 100 का शतक पूरा हो गया था और इस बार 100 पार का जो सपना लेके चला था इंडिया वो भी पूरा हो गया। नेक्स्ट, वाइब्रेंट गुजरात मिशन। वाइब्रेंट गुजरात मिशन की बात करूँ तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल इनॉग्रेट द 10th वाइब्रेंट गुजरात समिट जनवरी 10, 2024 को। कौन करेंगे? जनवरी 10, 2024 में कौन करेंगे? हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी करेंगे। गुजरात सीएम भूपेंद्र भाई पटेल इनवाइट्स ग्लोबल बिजनेस टू एक्सप्लोर द स्टेट इमेंस पोटेंशियल। जो भूपेंद्र भाई पटेल है, कौन है? सीएम है, कहाँ के? गुजरात के। गुजरात के गवर्नर कौन है ये मुझे बताओगे, ओके। गुजरात के गवर्नर कौन है ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलिए, गुजरात के सीएम, इन्होंने बहुत सारे बिजनेस को बनाया है। आपको पता है, अगर बिजनेस की बात करूं तो गुजरात एक तरीके से हब है, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट रहे हैं हमारे। अगर मैं जमशेद सिंह टाटा की बात करूं, टाटा कितनी बड़ी कंपनी है, जमशेद सिंह टाटा। अडानी की बात करो, गुजरात से हैं। फिर हम अंबानी की बात करें, मुकेश अंबानी की बात करें, गुजरात से। हमारे बहुत बड़े बड़े है ना इंडस्ट्रियलिस्ट कहाँ से आ रहे हैं? गुजरात से। तो इसलिए ये इवेंट है वाइब्रेंट गुजरात समिट। कौन सा एडिशन रहेगा? क्या एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे? 10th एडिशन रहेगा। मिनिस्टर के जो गेस्ट हैं, जो इनॉग्रल मीटिंग अटेंड करेंगे, कौन है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। डच स्पिंजो प्राइज फॉर क्लाइमेट चेंज रिसर्च, ओके। डच स्पिंजो प्राइज़ है, किन्हें दिया गया है? ज्योति गुप्ता जी को दिया गया है। और ये बहुत बेसिक सा न्यूज़ है, आपको क्या याद रखना है कि ये जो डच स्पिंजो प्राइज़ है किन्हें दिया गया है? डॉक्टर ज्योति गुप्ता को दिया गया है। किस लिए? किस फील्ड में? क्लाइमेट चेंज के रिसर्च के फील्ड में। इन्होंने क्लाइमेट कैसे इंपॉर्टेंट होता है, क्लाइमेट को कैसे बचाया जा सकता है, क्लाइमेट के बारे में रिसर्च किया है, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, उनके डीप एनालिसिस किया है इस फील्ड में, इसलिए इन्हें दिया गया है डच स्पिंजो प्राइज़, ठीक है। प्रोफेसर डॉक्टर ज्योति गुप्ता ऑनर्ड विद द डच स्पिंजो प्राइज फॉर क्लाइमेट चेंज एंड रिसर्च। ये बस पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछा जाएगा, ओके। नेक्स्ट, इंडियन वुमेन कबड्डी टीम, हमने क्या बात किया? इन्होंने गोल्ड जीता और हमारे 100 का टारगेट पूरा हो गया। उसके बाद 7 मेडल और आए, पर गोल्ड जो आया मीन्स 100 का जो टारगेट पूरा हुआ, कौन? वुमेन कबड्डी टीम ने जीता था। स्टार्ट करते हैं। इन अ हार्ट पॉन्डिंग फाइनल शोडाउन, फाइनल डे था, कहाँ पे था? शियोशान गॉली स्पोर्ट्स सेंटर। कहाँ था? शियोशान, अब देखो चाइना है तो नाम ऐसे ही होंगे आपके, ठीक है। शियोशान गॉली स्पोर्ट्स सेंटर इन हांगजाओ में था। इवेंट कौन सा चल रहा है? हांगजाओ में चल रहा है। इस बार का एशियन गेम्स एडिशन कौन सा रह रहा है? 19th एडिशन रह रहा है इस बार। द इंडियन वुमेन कबड्डी टीम एमर्ज विक्टोरियस अगेंस्ट द डिटरमाइंड चाइनीज टैपी। जो चाइनीज टैपी टीम थी, यानी चाइनीज की जो टीम है, उसके अगेंस्ट में इंडियन वुमेन ने बहुत ही अच्छा खेला है, तभी जाके एशियन गेम्स में क्या लेकर आई है? इंडिया गोल्ड मेडल लेकर आई है, ठीक है। वुमेन क्रिकेट टीम की बात करूँ तो गोल्ड मेडल आई है। साथ ही वुमेन क्रिकेट नहीं, वुमेन कबड्डी टीम की बात करूँ तो गोल्ड। वैसे अगर वुमेन क्रिकेट टीम की भी बात करूँ तो एशियन गेम्स में वुमेन क्रिकेट जो थी वो भी क्या लेकर आई है? गोल्ड, ठीक है। यानी कबड्डी और क्रिकेट दोनों टीम्स गोल्ड लेकर आई है एशियन गेम्स के अंदर। यही है हमारा न्यूज़। नेक्स्ट है आपके पास REC लॉन्चेस सुगम REC मोबाइल ऐप। देखो, REC अनाउंस द लॉन्च ऑफ इट्स लेटेस्ट डिजिटल इनोवेशन। क्या है? एक डिजिटल इनोवेशन का ऐप है, क्या नाम है? सुगम REC। सुगम REC ये क्या, एक तरीके से अपने जो भी बॉन्ड्स होंगे, लोग जो जिन्होंने इसके बॉन्ड्स खरीदे हैं वो डिजिटली एक्सेस कर लेंगे। मीन्स उनको लंबी लंबी लाइनों में लगना की ज़रूरत नहीं है, पेपर वर्क बहुत सारा करने की ज़रूरत नहीं है। पेपर वर्क से ही याद आया, अभी अपन ने जो ई कैबिनेट वाला पढ़ा था त्रिपुरा का, ओके, ई कैबिनेट का जो हमने पढ़ा था वो भी इसीलिए किया था, पेपर वर्क नहीं रहेगा, पेपरलेस हो जाएगा, काम फटाफट हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो ये REC डिजिटल इनोवेशन जो स्टार्ट किया है, इसके बाद क्या हो जाएगा? जो भी इसके कस्टमर्स हैं जिन्होंने इसके शेयर्स लिए हैं, बॉन्ड्स लिए हैं, डिजिटल बॉन्ड्स लिए, उनको एक्सेस करना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा, ओके। क्या क्या फ़ायदे हैं एक बार वो देख लेते हैं। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट डिटेल्स, यानी कि जो इसके कस्टमर्स हैं उनको क्या मिल जाएगा? इन्वेस्टमेंट की टोटल डिटेल। और ये बहुत ही इजी प्रोसेस है। नॉर्मल अपना ऐप कैसा होता है, ऐप आप कोई भी ऐप इंस्टॉल करते हो,
उसके अंदर जाना, उसकी चीज़ें एक्सेस करना कितना सिंपल होता है, बहुत ही यूज़र फ्रेंडली चीज़ है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट डिटेल्स बहुत ही ईजिली मिल जाएगा। क्या क्या मिल जाएगा? ई बॉन्ड का सर्टिफिकेट। कोई भी इंसान जिसने बॉन्ड्स खरीदे हैं वो अपना ई बॉन्ड डिजिटली डाउनलोड कर सकता है और सेफ रहेगा। कहीं भी लंबी लाइन में नहीं जाना उनको बॉन्ड्स के पेपर लेने के लिए। आपके फ़ोन में आप डाउनलोड, जैसे अभी हम ड्राइविंग लाइसेंस भी फ़ोन में रख लेते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं, फ़ोन में पड़ा रहता है हमारा, वरना पहले ड्राइविंग लाइसेंस साथ लेके घूमते थे, गुम जाए तो अलग टेंशन होता था। वैसे ही यूज़र फ्रेंडली है, बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं, आप तुरंत समझ सकते हो, ठीक है। ऐप खोलते हो आप कैसे, अगर कोई बेसिक सा स्टडी का ऐप खोलते हो, अगर आप हमारे पैकेजेस का ऐप ओपन करो, ठीक है, पैकेजेस का अगर आप ऐप ओपन करते हो, बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है, सीधे जाओ, सब कुछ पता चल जाता है, कहाँ पे कोर्सेज है, कहाँ पे टेस्ट सीरीज है, हर एक चीज़ हमें ईजिली समझ आ जाती है। KYC फॉर्म्स, यहाँ पे KYC फॉर्म्स है, बहुत ईजिली आप अप्लाई कर सकते हो। कनेक्ट विथ REC इन्वेस्टर ऑन सेल, कॉल पे जो REC की जो इन्वेस्टर्स है, यानी कि जो आपको गाइड करेंगे, आप उनके थ्रू भी, कॉल के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं। अवेलेबल ऑन iOS पे भी अवेलेबल है और एंड्रॉयड, दोनों ही वर्जन में ये ऐप आपके लिए अवेलेबल रहता है। नेक्स्ट है हमारे पास NLC इंडिया सिक्योर 810 मेगावाट सोलर फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट इन राजस्थान। ये जो प्रोजेक्ट है काफ़ी पुराना है। अब बस बात न्यूज़ में ये इसलिए है क्योंकि जो NLC है इन्होंने ये डील ले लिया है, मीन्स ये जो टेंडर है किनको मिल गया है? NLC को। अनाउंसमेंट पहले हो चुका था, इनको ये डील मिल गई है, इनको ये टेंडर मिल गया है। नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड और नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। नवरत्न क्या होता है? इंडिया में कुछ कंपनीज होती है, जैसे मैं बात करूँ अगर महारत्न की, महारत्न कंपनी, टोटल कितनी है महारत्न कंपनी अभी इंडिया के पास? 13। इंडिया के पास अभी टोटल महारत्न कितनी है? 13। लास्ट कौन सी बनी है तो मुझे कमेंट में बताओगे। नवरत्न कंपनी कितनी है? 14। ये भी सबसे रिसेंटली एक नई ऐड हुई है नवरत्न में, वो कौन है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। टोटल कितनी है? 13 है और 14 है। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ जो कोल है हैज़ इमर्ज विक्टोरियस इन सिक्योरिंग 810 मेगावाट सोलर पावर पॉलिटिक प्रोजेक्ट कैपेसिटी फ्रॉम राजस्थान की जो राजस्थान राज्य विद्युत निगम लिमिटेड, यानी कि RRVNL, ठीक है। RRVNL जो है उन्होंने मिलके ये प्रोजेक्ट किया है। देख सकते हो बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट किस लिए है? ग्रीन एनर्जी के लिए। ओके, ग्रीन एनर्जी के लिए प्रोजेक्ट है। और अगर बात करें तो इसके अंदर 1.36 गीगावाट, ठीक है, 1.36 गीगावाट एनर्जी को बनाने का टारगेट है, जिसके अंदर 1.1 जो है, कलर चेंज करते हैं हम लोग, में भी दिक्कत आ रही होगी। 1. क्या दिक्कत है यार? 1.1 गीगावाट जो टारगेट है वो कैसा रहेगा? ग्रीन एनर्जी रहेगी हमारी, ठीक है, ग्रीन एनर्जी रहेगी। होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। कैसा रहा सेशन बताना, लाइक करना, ठीक है। छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ शेयर करो। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो कि जो हमारी पैकेजेस है वो आपके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आती है। अगर आपका सपना है कि आप SSC में एक सेंट्रल लेवल की जॉब लेकर आते हैं तो पैकेजेस एक बहुत ही सटीक चीज़ें आपको लेकर आती है। फाउंडेशन बैच है हमारा, ओके, फाउंडेशन बैच है, फाउंडेशन बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। इंग्लिश, रीजनिंग, GK, GS, मैथ्स, इन सब की क्लासेज आपको रेगुलर बेसिस पे अवेलेबल होगी। आपको लाइव क्लासेस मिल जाएगी, साथ ही साथ आपको रिकॉर्डेड बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। लाइव क्लासेस ज्वाइन करने का टाइम नहीं है, आप रिकॉर्डेड ज्वाइन कर लो। आपको CGL, CPO, CHSL, MTS, स्टेनो, GT, दिल्ली पुलिस, इन सब से रिलेटेड आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। मॉक टेस्ट कैसे होंगे? प्रीवियस ईयर के भी पेपर मिल जाएंगे आपको, नए पैटर्न के बेस पे मिल जाएंगे। 1000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट है। मॉक टेस्ट देते देते थक जाओगे, इतने सारे मॉक टेस्ट हैं, बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आप कोर्स परचेज कर लेते हैं तो, अगर आपको कोर्स परचेज करना है तो पैकेजेस करियर एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लो। कहाँ से? गूगल प्ले से, ऐप स्टोर पे, दोनों जगह ये अवेलेबल है। आप ऐप डाउनलोड करो और वहाँ जाके ये जो फाउंडेशन बैच का कोर्स है आप इसे परचेज कर सकते हैं। लाइव क्लासेस, हर एक चीज़ आपको मिल जाएगी। तो होप ये सेशन आपको अच्छा लगा हो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा, ख्याल रखना।